जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े भारत पर असल में कब्जा किया तो किया कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से 5000। जी हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर कब्जा करने की शुरुआत की तो उनके पास सिर्फ 5000 सैनिक थे। अब हम अक्सर सोचते हैं कि जीत मतलब बड़ी बड़ी लड़ाइयां है ना, पर यहां की असली कहानी कुछ और ही है और वो ज्यादा पेचीदा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सिर्फ 5000 सैनिकों के दम पर इतने विशाल और शक्तिशाली भारतीय उपमहाद्वीप को जीतना मुमकिन कैसे हुआ। इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि मैदान के बाहर चली गई चालों में छिपा है। बक्सर की लड़ाई जो बहुत ही निर्णायक थी, उसके बाद अंग्रेजों ने अपना सबसे शातिर, सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। और वो हथियार कोई तोप या बंदूक नहीं, बल्कि एक गजब की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि से। कहने को तो ये एक शांति समझौता था, लेकिन असल में ये एक सिस्टमैटिक टेकओवर की पहली सीढ़ी थी और इसका पहला निशाना बने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये पेंशन का जाल आखिर था क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। पहला कदम, राजा को एक मोटी ताजी पेंशन ऑफर करो, फिर धीरे धीरे उसी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लो। इससे राजा की ताकत अपने आप कमजोर पड़ जाएगी और आखिर में पेंशन बंद करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। शाह आलम द्वितीय हों या अवध के नवाब, बड़े बड़े शासक इसी जाल में फंसकर बस नाम के राजा रह गए थे। और उनकी चालाकी का एक और बड़ा सबूत है ये दोहरी सरकार वाली व्यवस्था। मतलब फंडा बड़ा सिंपल था। पैसा यानी टैक्स वसूलने का सारा काम अंग्रेजों के हाथ में और राजकाज चलाने की सारी जिम्मेदारियां और बदनामी भारतीय शासक के माथे। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने के लिए राजा खान नाम के अपने एक आदमी को बिठा दिया। सारा पैसा ब्रिटेन जाता रहा और यहां का प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन कहानी का एक ही पहलू नहीं होता है ना। अंग्रेजों की ये रणनीति कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा थी। उनका प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता था जब तक भारत के अंदर ही कोई बड़ी कमजोरी ना हो। और यहीं पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है जो कहती है हमारे अपने देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। ये बात साफ दिखाती है कि अंग्रेजों की सफलता के पीछे अंदरूनी धोखेबाजी और विश्वासघात का कितना बड़ा हाथ था। और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। चाहे वो राजा खान हो जिसने अंग्रेजों के लिए अपने ही लोगों से टैक्स वसूला, या 1857 में वो गार्ड जिसने भारतीय सैनिकों को हथियार ना मिलें इसलिए पूरा शस्त्रागार ही जला दिया। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी की जानकारी भी किसी अपने ने ही अंग्रेजों को दी थी। मतलब निजी फायदे के लिए देश के साथ धोखा एक पैटर्न बन गया था। धोखेबाजी का ये पूरा इतिहास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर एकता होती तो क्या होता। क्या कहानी कुछ और हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, और इसका एक जीता जागता एक महान उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद है। और वो कहानी है सारागढ़ी की लड़ाई की। इस लड़ाई में मुट्ठी भर सिख सैनिकों ने जो बहादुरी और एकता दिखाई, वो आज भी एक मिसाल है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ सिर्फ 21 सिख सैनिक और दूसरी तरफ 10,000 से भी ज्यादा अफगान हमलावर। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि जब एकता हो तो गिनती मायने नहीं रखती। तो एक तरफ थी फूट की कीमत, जहां राजा पेंशन ले रहे थे, अधिकारी रिश्वत और अपने ही लोग धोखा दे रहे थे। नतीजा, पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा। और दूसरी तरफ थी एकता की ताकत, सारागढ़ी की लड़ाई, जहां 21 सैनिकों ने एक पूरी सेना का सामना किया। जरा सोचिए, अगर सारागढ़ी वाला यही जज्बा उन 5000 अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ दिखाया गया होता तो आज भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं रह जाता। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि फूट की असली और अंतिम कीमत क्या होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे आज और आने वाले कल दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल्किन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।